नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 29वां सत्र है जो कि फरवरी 23 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई इस लॉ ऑफ वन की किताब को अपनी भाषा में परिवर्तित करके या फिर इन्हीं सेशंस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो भी चला सकता है और दूसरों से साझा कर सकता है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है। तो इस सत्र की शुरुआत भी राह बिल्कुल वैसे ही करते हैं कि हम तुम्हारा स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, क्या हमारा सूर्य यह ग्रहमंडल जैसा कि हम इसे जानते हैं एक सबलोगोस है क्या, या किसी सबलोगोस की भौतिक अभिव्यक्ति यानी फिजिकल मैनिफेस्टेशन है क्या? तो रा कहते हैं हाँ, यह सही है। तो दोस्तों, ये जो लोगोस और सब लोगोस का कॉन्सेप्ट है ना, उसको हमें इससे समझना पड़ेगा। आपको याद होगा पिछली बार रा ने बताया था कि ये जो बीच में गैलेक्टिक सेंटर होता है ना, ये जो पहला रचयिता का बच्चा होता है या कह लो सह रचयिता होता है, ठीक है, ये भी बहुत पावरफुल होता है, इसके पास सारी पावर्स होती हैं जो रचयिता के पास होती हैं। तो बेसिकली हमारे जो रचयिता है ना वो ये हैं। तो अगर ये लोगोस हैं तो फिर कोई भी सूरज लगाया जाएगा ना तो उसको सब लोगोस कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लोगोस, ये हो गया सब लोगोस। तो रा ये कह रहे हैं हाँ ऐसा सही है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, तब मैं यह मान रहा हूं कि इसी सब लोगोस ने इन सभी घनत्वताओं में इस ग्रह प्रणाली को बनाया है, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं यह गलत है। आपके सौर इकाई के उप लोगोस सूरज ने आपके लोगोस द्वारा पहले से गति में तय बुद्धिमान ऊर्जा के पैटर्न्स में प्रयोगों द्वारा उसके अवयव कंपोनेंट्स को विभिन्नता प्रदान करने की कोशिश की है। यह पैटर्न्स को बनाकर लोगोस ने बुनियादी स्थिति और कंपनता के दर को पूरे आकाशगंगा के अनुरूप बनाया है, जिसे आप प्रमुख आकाशगंगा कहते हैं। यानी कि आपके लोगोस ने बुनियादी पैटर्न्स बना दिए हैं जिससे कि थोड़े से विभिन्नताओं के साथ सारे आकाशगंगा में लागू किया गया है। तो दोस्तों, पता है वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आपको याद होगा हमने कहा था कि ये जो लोगोस है ना, ये यहाँ से बना बना के ना इस तरीके से अपने ना इस ये स्पाइरल जैसे आपको दिख रही है ना, जलेबी की तरह यूं बनी हुई पूरी, तो इसके अंदर ये फेंकते रहते हैं ऐसे, अंदर से निकला एक बनाया एक, क्योंकि एक ब्लूप्रिंट होता है इनके पास, ठीक है, कि भाई मेरे को अपनी आकाशगंगा इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली बनानी है और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें बनेंगी ना वो उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली ही बनेंगी, उसके जैसी ही बनेंगी। तो यहाँ से यहाँ फेंक दिया, यहाँ से यहाँ फेंक दिया, यहाँ से यहाँ फेंक दिया, इसी तरीके से फेंक फेंक के लगाते रहते हैं। और उनके आसपास के जो ग्रह भी होते हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि उसका बेसिक जो ब्लूप्रिंट होगा, जैसे हमारे घर का ब्लूप्रिंट होता है ना, कि भाई खाका तैयार करके हमने कागज़ पे बना लिया, अब कागज़ पे बनाने के बाद उसको रियलिटी के अंदर हम लोग उसको लेकर आएंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उनको वहाँ लगा देते हैं, लेकिन ये जो सूरज होता है ना, ये सूरज अपनी रोशनी से उसके ऊपर डाल डाल के जो सब लोग हो जाइए, ये डाल डाल के उसके अंदर विभिन्नता लाता है, मतलब उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स ऐड करता है कि भाई ये इधर की चीज़ ऐसी होनी चाहिए, कहीं इतनी रोशनी होनी चाहिए, कहीं उतनी होनी चाहिए। तो वो चीज़ डिसाइड ये करते हैं। तो कहने का मतलब है क्रिएट करके इनको दे दिया और इनको ये कह दिया कि अब तुम्हारे पास भी फ्री विल है, तुम जैसा चाहो इस ग्रह को बना सकते हो और मतलब इस ब्लूप्रिंट के ऊपर तुम काम कर सकते हो। और साथ ही साथ इन ग्रहों को भी उनकी फ्री विल दे दी जाती है कि तुम जैसा चाहो अपने आप को ढाल सकते हो, लेकिन तुम जैसे भी अपने आप को ढालोगे ना, इस रोशनी का ही इस्तेमाल करके अपने आप को बनाओगे तुम। तो अगला सवाल डाउन करते हैं, तो क्या यह उपलोगोस जो हमारा सूर्य है वही उपलोगोस है, लेकिन सिर्फ आकाशगंगा के माध्यम से अलग अलग हिस्सों में प्रकट मैनिफेस्ट हो रहा है? क्या यह इस आकाशगंगा के सभी तारे हैं? तो रा कहते हैं कृपया ये सवाल पुनः पूछिए, मतलब दोबारा पूछिए। तो वो ये कह रहा था कि ये जो उपलोगोस मतलब जो सब लोगोस है हमारा, ये जो सन है, क्या ये इसी तरीके से तारों की तरह पूरी क्या कहते हैं इस आकाशगंगा में फैला दी है इन्होंने बना बना के? तो रा कहते हैं एक बार जरा ये सवाल दोबारा पूछना। तो डॉन कहते हैं मैं यह कह रहा हूं कि मोटे तौर पर 250 अरब तारे या सूर्य हैं, जैसे कि हमारी प्रमुख आकाशगंगा है। क्या वह सारे तारे एक ही सब लोगों का हिस्सा है क्या?
तो रा कहते हैं ये सभी एक लोगोस का हिस्सा है। आपका सौर मंडल, जैसा आप इसे कहेंगे, एक अभिव्यक्ति, एक मैनिफेस्टेशन है, एक सब लोगोस की उपस्थिति के कारण कुछ हद तक और थोड़ा अलग है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, उसको लगा कि ये सब लोगोस है डॉन को, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब लोगोस नहीं है, ये लोगोस है जो ये गैलेक्टिक सेंटर है, इसने ये सारे के सारे तारे लगा लगा के और अपनी रचना की है। ठीक है, और जितने भी लगाए हैं ना, सब में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस। अब जैसे वही है दोस्तों, वही वाली बात है कि अब आप मान लो मूंग की दाल बना रहे हो, ठीक है, या कोई सब्जी बना रहे हो, उसके अंदर हल्का सा नमक ज़्यादा कर दिया, किसी के अंदर मिर्ची ज़्यादा कर दी, किसी के अंदर कुछ ज़्यादा कर दिया, किसी के अंदर कुछ ज़्यादा कर दिया। या आप कोई भी अपनी पर्टिकुलर लाइफ में कोई चीज़ कर रहे हो, उसके अंदर कम बढ़ती, हम लोग भी तो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो उसी तरीके से ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने मैनिफेस्ट किया, मतलब इन्होंने इसको रियलिटी में बना के यहाँ पे खड़ा कर दिया कि ये लो, हमने बना दिया ये। और दोस्तों आपको याद होगा, हमने पिछले सत्र में भी डिस्कस किया था कि 250 अरब तारे हैं, यानी 250 अरब जितने तारे हैं इतने न्यूरॉन्स भी हैं आपके दिमाग में। और उन तारों के, यानी उन सूरजों के, 250 अरब सूरजों के आसपास ग्रह कितने हैं उनका कोई काउंट नहीं है। और ये नंबर जो हम लोगों को लास्ट पता चला था वो करीब करीब 3 से 4 ट्रिलियन के करीब है। सॉरी, ये 3 से 4 ट्रिलियन नहीं, ये 300 से 400 ट्रिलियन के करीब है, इतने ग्रह हैं, कुछ ऐसा है नंबर। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। अब ये सभी मुझे आश्वस्त होने दें कि मैं सही हूं, फिर हमारा सूरज इस प्रमुख आकाशगंगा के लोगोस का एक सब लोगोस है, क्या ये सही है? तो रा कहते हैं हाँ, अब तुम्हें समझ में आया, ये बिल्कुल सही है। तो उन्होंने वही कहा कि देखो, ये लोगोस है और जो सूरज होगा उसे सब लोगोस कहेंगे। तो आगे डॉन कहते हैं क्या कोई सब सब लोगो है जो हमारी ग्रह प्रणाली में पाए जाते हैं, जो हमारे सूर्य के लिए सब लोगो है? यानी वो ये कह रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा है कि भाई ये तो हो गए लोगोस, सूरज हो गया हमारा सब लोगोस, तो सूरज के जो इतने आसपास ये जो ग्रह लगे हैं, क्या इनको, अगर ये सब लोगोस है तो क्या उनको सब सब लोगोस कहा जाएगा? तो रा कहते हैं हाँ, यह सही है। तो दोस्तों इसका मतलब ये जो गैलेक्टिक सेंटर है, ये हुआ हमारा मेन रचनाकार, मतलब ये हमारे रचयिता है। ठीक है, तो हमारी जो रचना हुई है, इस पूरी इस आकाशगंगा की रचना हुई है, हमारे मेन रचनाकार ये हैं, लेकिन इनके रचनाकार हैं अनंत रचयिता। ठीक है, अनंत रचयिता ने इनको रचा तो ये बन गए लोगोस, फिर इन्होंने सब लोगोस बनाया, यानी कि सूरज। सूरज के आसपास के जितने भी ग्रह लगेंगे, ये तो केवल हमारे आसपास के ही हैं, औरों के भी आसपास लगे होंगे, औरों के भी अलग अलग ऐसे लगेंगे। तो वो कह रहे कि उनको बोला जाएगा सब लोगोस। तो यानी हमारे यहाँ पे मंगल ग्रह हो, मार्स हो, और भी जितने भी ग्रह लगे हुए हैं आसपास, उन सब को और हमारे ग्रह को भी सब सब लोगोस कहा जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल डॉन कहते हैं क्या आप मुझे उनमें से किसी एक का उदाहरण देंगे जिसे मैं सब सब लोगों कहूंगा? तो रा कहते हैं उदाहरण आपका मन, शरीर, आत्मा, परिसर है, यानी कि आप खुद एक सब सब लोगोस हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अभी हमने बोला ना कि भाई फिर इसका मतलब वो ग्रह जो हुआ वो सब सब लोगोस हुआ। सो टेक्निकली यहाँ पर रा ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं ये लोगोस है, ये सब लोगोस है, और जो तुम्हारे ग्रह पे जो लोग रह रहे हैं उनको कहा जाएगा सब सब लोगोस। वो इसीलिए, क्योंकि अभी राह आगे क्लियर कर देंगे, वो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारा लोगोस तो तुम्हारा सूरज हुआ ना, असलियत में देखो, ठीक है, ये सब लोगो, ये लोगोस है, फिर सूरज हुआ सब लोगोस, ग्रह हुए सब सब लोगोस। तो कायदे से देखा जाए तो वहां के जो लोग हुए किसी भी ग्रह के, उनको कहा जाएगा सब 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 लोगोस, 3 बार, क्योंकि पहला सूरज सब लोगोस, फिर एक लगा ग्रह तो उसको कहा सब सब लोगोस, उस ग्रह के ऊपर रहने वाले लोगों को कहा जाएगा सब 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 लोगोस। मतलब तरीके से तो ये होना चाहिए। तो अगला सवाल डाउन करते हैं, इस धरती पर जो भी चीज़ बनी हुई है वो क्या किसी भी प्रकार से सब या सब सब लोगोस होगा, क्या यह सही है? तो रा कह रहे हैं यह किसी भी अवलोकन की सीमा तक सही है, क्योंकि सारी रचना जीवित है। तो वो कह रहे तुम्हारी धरती पे जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी जीवित है हमारे भाई। तो ऐसा नहीं है कि तुम पेड़ों को कुछ अलग ट्रीट करोगे, जानवरों को अलग करोगे। तुम अगर सब 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 लोगोस हो तो वो भी सब 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 लोगोस हैं वो। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पे इस धरती पे पानी भी तुम्हारा यही कहलाया जाएगा, समुद्र भी यही कहलाया जाएगा, सब 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 लोगोस, क्योंकि सारी चीज़ें जिंदा हैं। तो आगे डॉन कहते हैं तो हम जिस ग्रह पर हैं वह कुछ रूप में सब सब लोगोस होगा, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं एक ग्रह को केवल लोगों के रूप में नामित नेम्ड किया जा सकता है यदि
ये इसके सतह पर या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रहने वाली इकाइयों या मन शरीर परिसरों के साथ सद्भावना हार्मनी में काम कर रहे हों। तो वो कह रहे कि हाँ देखो ये कहा जा सकता है इनको सब सब लोगों, तब इनको नाम भी दिए जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, एक पूरा झुंड होगा तो उसका नाम दिया जा सकता है। इस पूरे ग्रह की जो प्रजाति है उसका एक ही नाम होगा। कह रहे लेकिन वो तब हो सकता है कि जब सारे के सारे हार्मनी में, मतलब प्रेम प्यार से एक दूसरे के साथ रहने वाले हों। लेकिन अगर इनके अंदर विभाजन है ना, तो इनको सब लोगों तो कहा जाएगा, लेकिन इनकी जो नेमिंग होगी वो अलग हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पर नाम वगैरह होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हैं। कह रहे लेकिन अगर इसके अंदर कोई झुंड बन गया हार्मनी में रहने वाला, तो उनको फिर प्रॉपरली सब लोगोस काउंट किया जाएगा और उनका भी कोई नाम हो सकता है। तो जैसे कि हम लोग करते हैं, मान लो आप लोग हमसे ये लॉ ऑफ वन सीख रहे हो, तो अगर हमारा नाम पा है तो क्या कहते हैं, आप सारे के सारी पा हो जाओगे फिर। तो कल से घर में सारे बोलते रहना, मैं भी पापा 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 करते रहना, ठीक है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। ठीक है, क्या यह सब लोगों जैसे कि हमारा सूर्य है, उसमें से कोई भी हमारी प्रमुख आकाश गंगा में, क्या उनके पास आध्यात्मिक ध्रुवीयता यानी मेटाफिजिकल पोलैरिटी है, या हम कहेंगे सकारात्मक या नकारात्मक, जैसा कि हम इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कह रहे कि या मतलब, तो यहाँ पे डॉन ये कह रहे हैं कि देखो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारा सूरज है और जैसे हमारी आकाशगंगा है, क्या इनके पास भी पोलैरिटी होती है? क्या इनके पास भी कुछ ऐसा होता है, इनके अंदर भी ऐसा होता है कि सही गलत और सही गलत, और जैसे हमारे यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव लोग और नेगेटिव पोलैरिटी और पॉजिटिव पोलैरिटी के लोग होते हैं, क्या इनके अंदर भी कुछ ऐसा होता है? मतलब लोगोस के अंदर भी और सब लोगोस के अंदर भी, यानी इनके अंदर और सूरज के अंदर क्या ऐसा होता है? तो रा कहते हैं जैसा कि आप यह शब्द का प्रयोग करते हैं ऐसा नहीं है। ग्रह के स्तर के माध्यम से इकाइयों की अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने के कारण तथा अपने अस्तित्व के क्रिया के कारण अनंत बुद्धिमानिता की ताकत है। इस प्रकार ध्रुव्यता नहीं है जैसा कि आप ध्रुव्यता को समझते हैं। यह केवल तभी होता है जब ग्रह क्षेत्र मन शरीर परिसरों, विशेष रूप से मन शरीर आत्मा परिसरों के साथ सौहार्दपूर्ण हार्मोनिकली रूप से प्रभावित करना शुरू करता है और सभी ग्रहों के साथ परस्पर प्रभावित करने वाली इकाइयों के विचार परिसरों कॉम्प्लेक्सेस के कारण ग्रह इकाइयों की विकृतियां डिस्टॉर्शन स्वीकारी गई हैं। एक अनंत रचयिता की रचना में आप जैसी ध्रुवीयता नहीं है जैसे कि आप कह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पता है रा क्या जवाब दे रहे हैं? रा कह रहे हैं कि देखो दो तरीके की चीजें हो सकती हैं किसी भी ग्रह पे, मतलब किसी भी प्लैनेट के ऊपर। लोगों की सोच क्या है, मतलब वो उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है ना, ये जो ध्रुवीयता होती है ये केवल उसी के कारण होती है। लेकिन अगर आप इस अनंत रचयिता के बारे में बात करोगे ना, इन तरंगों के बारे में, ठीक है, ये जो तरंगे हैं, अगर तुम इसमें कह रहे हो कि इसके अंदर कहीं पे पोलैरिटी है कि भाई कहीं पे नेगेटिव है कहीं पे पॉजिटिव है, क्या रचयिता भी ऐसी है नेगेटिव और पॉजिटिव? तो कह रहे ऐसा नहीं है, रचयिता के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, वो तो स्टिल है, न्यूट्रल है बिल्कुल ही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। कह रहे कि ये तो फर्क इसलिए पड़ जाता है क्योंकि तुम देख रहे हो चीजों को, कहीं तुम एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं प्रेम प्यार से रहोगे, कहीं तुम एक दूसरे से लड़ते रहोगे, और इन प्रेम प्यार और लड़ने का केवल एक ही कारण है कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। हो सकता है तुम्हें सामने वाले की कोई चीज अच्छी ना लगती हो, इस कारण से तुम्हारे बीच में विभाजन है और इसी कारण से ये पोलैरिटी होती है। अदरवाइज रियलिटी में, ब्रह्मांड में, रचयिता के अंदर तो कोई पोलैरिटी नहीं है। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं। धन्यवाद। कल आपने कहा था कि पहली घनत्वता में ग्रह शुरू से ही कालातीत यानी टाइमलेस स्थिति में होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे वो प्रभाव जिसका हम समय के रूप में मूल्यांकन एप्रिशिएट करते हैं वह अस्तित्व में कैसे आता है? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हो कि जो पहली घनत्वता है यानी ये पानी, हवा और आग और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, आप कह रहे हो कि ये तो टाइमलेस स्टेट में होती है, मतलब ये तो चलती ही रहती हैं चलती ही रहती हैं, इनका कोई टाइम नहीं है, इनका कुछ ये कंटिन्यूटी में रहती हैं हमेशा। तो आप हमें बता सकते हो कि ये रियलिटी में, मतलब अस्तित्व में, मतलब वास्तविकता में कैसे आती हैं चीज़ें? मतलब आपने जैसे बताया कि पहले तो ये शुरू हो रही होंगी, जब शुरू हो रही होंगी तो उस टाइम पर क्या कहते हैं कंटिन्यूस स्टेट में, अभी तो बनी रही है बनी रही है बनी रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये अपने असली अस्तित्व में कैसे आती है, कि मतलब धरती बन जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हवा बन जाती है, पानी बन जाती है, सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? तो राइस का जवाब देते हैं, हमने अभी आपको प्रत्येक लोगों के अस्तित्व की स्थिति का वर्णन किया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्थान समय निरंतरता कंटिन्यूम के रूप में आता है सावधानी पूर्वक निर्माण का कार्य है। हम कहेंगे पूर्ण या संपूर्ण
कंपनता की दर, वाइब्रेटरी रेट्स, घनत्वताएं और ठहराव की योजना है। जब यह योजना प्रेम के विचार परिसरों में अच्छे से मिल जाती हैं, तब भौतिक अभिव्यक्तियां यानी मैनिफेस्टेशन प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। यह पहली अभिव्यक्ति की अवस्था ही जागरूकता या चेतना है। एक पॉइंट जहां सब अच्छे से मिल जाते हैं या एकीकरण, कोएलेसेंस, सजीवता या अस्तित्व के बिंदु पर होता है, उस शुरुआत के बिंदु या स्रोत फाउंटेन हेड से स्थान समय की शुरुआत होती है और फिर अपनी सजीवता के स्क्रॉल को खोलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों पता है यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? कह रहे कि देखो ये होता तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हुआ हम लोगों ने यहाँ से, जैसे ये जो हमारे रचयिता हैं इन्होंने यहाँ से मान लो सूरज फेंका, फिर यहाँ से एक ग्रह लगा दिया। अब जब ग्रह लगाया शुरुआती दौर में, जैसे वो जाके ऑर्बिट में लगेगा, पहले वो उसी ऑर्बिट में फट जाएगा, वो मतलब यहाँ से रोशनी का आएगा बिल्कुल फट जाएगा। वो फटने के बाद फिर वो बाहर से अंदर की तरफ और खिंचना शुरू होगा और इधर से सूरज भी अपनी रोशनी उसे देता रहेगा। तो धीरे 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 वो इकट्ठा होनी शुरू होंगी, चीजें बाहर से अंदर की तरफ इकट्ठा होनी शुरू होंगी। इधर से सूरज उसके ऊपर रोशनी मारता जाएगा मारता जाएगा मारता जाएगा, और धीरे 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 इसी रोशनी का एक जगह कहीं पे कितनी इकट्ठी हो जाएगी, कहीं पे कितनी इकट्ठी हो जाएगी, कहीं पे कितनी इकट्ठी हो जाएगी। उसके हिसाब से जितना इनके आपस में प्रेम होता रहता है ना, उस प्रेम के कारण ये एक दूसरे से जुड़ना शुरू होती हैं। और जो सूरज अपनी रोशनी फेंकता है ना, ये वो प्रेम है रचयिता का। ठीक है, इनके अंदर भी प्रेम है, इन्होंने सूरज बनाया, अपना प्रेम इनको दे दिया, इन्होंने इनको दे दिया। तो उस प्रेम की वजह से आपस में एकजुटता बनती चली जाती है। ठीक है, और आपने नोटिस भी किया होगा हमारी मतलब एक नेचुरल हमारा भी अगर बिहेवियर देखा जाए, जहां हमें प्रेम मिलता है ना, हम उस जगह जुड़ना चाहते हैं, मतलब उस जगह ऑटोमेटिकली हमारा खिंचाव होने लग जाता है, हमें अच्छा लगता है उस प्रेम की उस वाइब्रेशन के अंदर। तो वो इसमें उन्होंने ये चीज़ भी कही है, वाइब्रेशन वाली बात भी कही है कि होता क्या है कि जब ये चीज़ें बन रही होती है ना, तो ये बनते 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 इनके अलग अलग कंपनताएं बनती चली जाती हैं। कि जैसे पहली घनत्वता होगी वो अलग अलग लेवल पे कांप रही होगी, दूसरी घनत्वता होगी वो अलग अलग लेवल पे कांप रही होगी, तीसरी घनत्वता होगी वो अलग अलग लेवल पे कांप रही होगी, चौथी घनत्वता जो है वो भी अलग अलग लेवल पे कांप रही होंगी। तो ऐसा नहीं है इस प्लेनेट के ऊपर चौथी घनत्वता अब आएगी, चौथी घनत्वता तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन अभी हमें नहीं दिख रही है। ये जो सतयुग और इन सब चीज़ों की बात होती है ना, ये मौजूद तो रहती है हमेशा, लेकिन दिखती नहीं है। जब इनकी कंपनता, सूरज की रोशनी तेज होनी शुरू हो जाती है, गैलेक्टिक सेंटर बड़ी तेजी से यहाँ से ऊर्जाएं फेंकते हैं, और जब ये फेंकेंगे यहाँ से, ये सूरज की तरफ फेंकेंगे, सूरज तेजी से इनकी तरफ फेंकने लग जाता है, और जब तेजी से फेंकने लगेगा तो धीरे धीरे वो वाली कंपनता जो है ना, वो अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देती है। और जैसे ही प्रकट करना शुरू करती है, तो आपको याद होगा राह ने कहा था, फिर उसके नीचे की जितनी घनत्वता है ना, वो सारी बंद हो जाएंगी। फिर केवल चौथी घनत्वता की एक पूरा का पूरा सिस्टम बन जाएगा, एक ग्रह पूरा चौथी घनत्वता का हो जाएगा, फिर जितनी चीज़ें होंगी उसके अंदर ही होंगी। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं। जैसे प्रेम कंपनता पैदा करता है, मैं पहले यह स्टेटमेंट करना चाहूँगा, मैं मानता हूँ कि प्रेम फोटॉन बनाने के उद्देश्य से स्थान समय के भीतर कंपनता पैदा करता है। क्या यह सही है? तो राह कहते हैं हाँ, यह अनिवार्य रूप से सही है। तो वो कह रहे कि ये बेसिकली ऐसे ही होता है, डॉन भी समझ गया इसको, इसके पीछे की साइंस को, कि शुरुआत एक फोटॉन से होती है, फिर ऐसे करके और ऐड होते चले जाते हैं और एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उससे क्या कहते हैं, जैसे सूरज बन जाएंगे, अगर एक जैसे हुए तो सूरज हो जाएंगे, उनके अंदर थोड़े थोड़े पैटर्न चेंज होते रहेंगे तो ग्रह बन जाएंगे, और गैलेक्टिक सेंटर तो खैर बनता ही इसी से ही है। तो आगे डॉन सवाल करते हैं, फिर प्रेम का निरंतर इस्तेमाल, मुझे लगता है कि यह सब लोगोज या एक शब्द लोगोज द्वारा की निर्देशित है। प्रेम के इस निरंतर इस्तेमाल से इन कंपनताओं का घुमाव, रोटेशंस ऑफ दिस वाइब्रेशन बनता है, जो कोणीय वेग के अलग अलग इकाइयों में है, विच आर इन डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यह तब हमारे भौतिक भ्रम में रासायनिक तत्वों का निर्माण करता है, और मैं मानूंगा दूसरे में तत्व, या जिसे हम गैर भौतिक या भ्रम में अन्य घनत्वता कहते हैं। क्या यह सही है? तो राह कहते हैं लोगोस सभी घनत्वता बनाता है। आपका प्रश्न अस्पष्ट था, हालांकि हम कहेंगे कि लोगोस स्थान समय घनत्वता और साथ में समय स्थान घनत्वता दोनों का निर्माण करता है। तो दोस्तों वो यही कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर सवाल भी उसने यही पूछा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे ये है ना, क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी जो उसने नाम लिया, कि ये जो लोगोस है ना, यही लगता है ऐसे घुमा घुमा के यहाँ फेंकते होंगे चीज़ें। मतलब जैसे ये सूरज लगा दिए घुमा घुमा के, यहाँ पे ग्रह लगा दिए, उनका खाका तैयार किया बेसिकली, फिर उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ पड़ के वो फोटॉन्स उन पर पड़ते रहेंगे।
अब इससे उनका निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे भी रा ने यही कहा कि हाँ, ये काफ़ी हद तक बिल्कुल सही है तुम्हारा कहना, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि जब इसकी एक कॉपी जो है ना, इसकी एक कॉपी हमेशा दोनों यहाँ पर रहेगी गैलेक्टिक सेंटर में। तो इसी को वो ये कह रहे हैं कि वो स्थान समय यानी जो जगह है यहाँ पर भी बनाते हैं, और समय स्थान पर यानी जहाँ से वो निकला है वहाँ पर भी बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी एक कॉपी यहाँ पर भी रहेगी, इसकी एक कॉपी यहाँ पर भी रहेगी, ठीक है, और यहाँ से उस कॉपी की एक इमेज यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से काम चलता है। तो खैर आगे डॉन सवाल करते हैं, जो मैं मान रहा हूँ वह यह है कि यह घुमाव कंपनता के परिमाणित वृद्धिशील घुमाव द क्वांटाइज्ड इंक्रीमेंटल रोटेशंस ऑफ द वाइब्रेशंस यह घनत्वता की सामग्री के रूप में दिखाई देता है। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ, यह अनिवार्य रूप से सही है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो वाइब्रेशंस जो रोटेशन चलती रहती है ना इन वाइब्रेशंस के अंदर, मतलब अगर आप इन तरंगों को देखोगे ना, ये आपस में इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमती रहती हैं, और ये होती हैं फोटॉन्स के अंदर। तो होता क्या है कि जब ये घूमती रहती है, इनके साथ और भी नए नए फोटॉन्स ऐड होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, होते रहते हैं, उनके अंदर भी अलग अलग लेवल पे घूम रही होती है, इकट्ठी होके एक जगह पे फिर एक रचना कर देती हैं, जो चीज़ें हमें दिखने लग जाती हैं, लेकिन वास्तविकता में उसके अंदर इस तरीके की तरंगे होती है रोशनी की। क्या ये सही है? तो रा कहते हैं हाँ, ये अनिवार्य रूप से सही है। तो आगे डॉन कहते हैं, खैर तो इन घुमावों रोटेशंस के कारण इन कणों की एक आंतरिक गति होती है जो स्थान समय की प्रगति की दिशा में विपरीत होती है, जिस तरह से मैं इसे समझता हूँ। और यह आंतरिक प्रगति तब हमारे द्वारा देखी जा सकती है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं नहीं, ये गलत है। तो उसको लग रहा था डॉन को कि ये जो गुरुत्वाकर्षण है ना, उसका रीज़न भी शायद यही है, रोटेशन की वजह से शायद ऐसा होता होगा कि भाई मान लो अगर ये क्या कहते हैं एक सूरज है या ये धरती है, ऊपर से शायद इस तरीके से चलती होगी, अंदर ही अंदर खिंचती रहती होगी ये सारी की सारी, इस वजह से गुरुत्वाकर्षण है। तो रा कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ये गलत है। तो डॉन कहते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी कैसे होता है? तो रा कहते हैं, जिसे आप गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के रूप में बोलते हैं, उसे आंतरिक प्रकाश प्रेम की ओर दबाव के रूप में देखा जा सकता है। प्रकाश की कुंडलीदार रेखा की ओर खोज जो रचयिता की ओर बढ़ती है, यह एक आध्यात्मिक घटना या जीवित रहने की स्थिति का प्रकटीकरण मैनिफेस्टेशन है। तो वो यही कह रहे हैं दोस्तों कि जब मान लो, अभी हम एक उदाहरण लेके चलते हैं इसमें, रुको। तो दोस्तों आप ना इस इमेज को देखना, इस इमेज के अंदर यदि आप देखें तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो कारण है ना, वो ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, अंदर की तरफ इधर से चल रही होती हैं, इधर से भी बाहर चल रही होती है, मतलब अंदर की तरफ खिंचाव होता है एक ग्रह के अंदर, और ये सारी तरंगे ना ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे यूँ आ रही होती है, ठीक है, और ऐसे घूम के फिर यहाँ से निकल के फिर दोबारा ऐसे अंदर जा रही होती है। उसकी वजह से ऊपर से ये जो नीचे का खिंचाव है ना, इसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण है। इससे जब भी आप उछलोगे तो नीचे आ जाओगे, क्योंकि आप भी इलेक्ट्रिकल हो और ये सारी भी इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, तो आप उछलोगे, या कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस हैं, और आप भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो हो, मतलब इंसान जो है जितने भी वो मैग्नेटिज्म से ही बने, तभी तो हमारे दिमाग में ये इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी पूरी इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई है। तो होता क्या है, और आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी, एक नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में 24 या फिर आई थिंक 36 ट्रिलियन वोल्ट्स की एनर्जी होती है, इतनी ऊर्जा होती है, या फिर 24,000 ट्रिलियन वोल्ट्स की होती है, कि मतलब एक व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा होती है, एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, कि वो एक पूरे शहर को रोज कंटिन्यूअसली उसके घर की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनके घरों की जितनी भी चीज़ें, चाहे वॉशिंग मशीन चलानी हो, टीवी चलाना हो, कुछ भी चलाना हो, कंटिन्यूअसली वो ऊर्जा अपनी प्रदान कर सकता है। इतनी ऊर्जा होती है एक व्यक्ति के अंदर, और उसका कारण यही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ये चारों प्राइमल फोर्सेस, क्योंकि वो उसके अंदर ही हैं सारी की सारी चीज़ें। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, हम जानते हैं कि अब हमारे चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण हमारे ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण से कम है। क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक सिद्धांत है जिसे आप समझा सकते हैं, कि मतलब ऐसा क्यों है कि चंद्रमा पे तो ग्रेविटी कम है और यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कोई रीज़न है, कोई इसके पीछे का कोई प्रोसेस है, वो बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों अलग अलग नहीं हैं। जो आपने बोला इस प्रकार की घटना को समझाने का प्रयास करने में सक्षम है। हम कहेंगे विभिन्न भौतिक पहलुओं, जैसे कि जिसे आप द्रव्यमान के रूप में जानते हैं, उसके कारण अधिकांश वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण बल की गणना होती है। हालांकि हमने महसूस किया कि गुरुत्वाकर्षण के समरूपी और समान रूप से कॉरेस्पॉन्डिंग एंड इक्वली महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति को इंगित इंडिकेट करना आवश्यक था,
तो वो ये कह रहे हैं कि देखो ये हो सकता है कि वहां पर जो ऊर्जा चल रही हो, वहां पे ऊर्जा का जो वेग है, मतलब जो उसकी उसकी लिमिट है, वो थोड़ी सी कम कर रखी हो, क्योंकि तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कह रहे कि वहां पे कम होने के कारण ये जो ऊर्जा होती है ऊपर से नीचे जाती हुई और फिर यूं निकल के फिर ऊपर से दोबारा घूम के अंदर जाती हुई, कह रहे उसके कारण ऐसा होता है कि वहां पर हो सकता है कम हो, इस वजह से वहां पे ग्रेविटी जो होगी कम होगी। लेकिन ग्रहों के केस में हम लोगों ने ये देखा है, वहां पर ऑलमोस्ट सेम ही रहती है हर ग्रह के ऊपर, मतलब बराबर ही टाइप की रहेगी ज़्यादातर, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो होगा, वो कह रहे हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग एंड इक्वली। कह रहे लेकिन इसको अगर तुम अध्यात्म के रूप में समझोगे ना, ये इन ऊर्जाओं की वजह से ही है सारा कुछ जो हो रहा है, कहीं पे कम है और कहीं पे ज़्यादा है। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं कि अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदि ने हमारे दोस्तों, आदि ने वासु। इस सत्र को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले सत्र में। धन्यवाद।